हेलो एंड वेलकम टू कम्पेटोलॉजी IAS अकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कश्मीर का विलय पर आधारित ढेर सारे फैक्ट करने वाले हैं। इसके कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। देशी रियासतों में आप जानते हैं कि 3 देशी रियासत ऐसे थे जो ना भारत की तरफ विलय हो रहे थे, ना पाकिस्तान की तरफ विलय हो रहे थे। इनमें से 2 का तो हो चुका। इसमें हमारा है कश्मीर का विलय, और कश्मीर के विलय की प्रोसेस क्या क्या है और किस तरह से इसकी कहानी शुरू होती है, इसी पर संबंधित हमारा आज का वीडियो है। तो देखते हैं क्या क्या मैटर इसमें है। सबसे पहले देखें तो यहाँ पर है कि कश्मीर रियासत, और इस कश्मीर रियासत में हमारा है पहला टॉपिक कि कश्मीर की स्थिति क्या थी। अगर हम कश्मीर की बैकग्राउंड देखें, जिस समय यह देशी रियासत के रूप में जाना जाता था, तो इसमें ढेर सारे ऐसे फैक्ट मिलते हैं जो आपको यहाँ पर बहुत ही अचंभित करने वाला बात आएगा। जैसे अगर देखें तो इनकी समस्या शेष 2 रियासतों से भिन्न थी, यानी कि 2 रियासतों के यहाँ पर मतलब है कि जूनागढ़ और हैदराबाद की दो जहाँ पर रियासतें थी, उन 2 रियासतों से क्या है यहाँ पर इनकी स्थिति भिन्न थी। वहाँ पर देखा जाए तो हिंदू जनता क्या थी, यानी कि मेजॉरिटी में थी। हिंदू जनता की प्रतिशत देखें तो 80-85% वहाँ पर हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, हिंदुओं की संख्या मुसलमानों से कम थी, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, एक दूसरी तरह से यहाँ पर यानी कि इसकी स्थिति दूसरा ही हो जाती है। नेक्स्ट है कि इस राज्य की सीमा भारत और पाकिस्तान दोनों से मिलती थी। भारत और पाकिस्तान दोनों से मिलती थी, जबकि जूनागढ़ और हैदराबाद की सीमा भारत और पाकिस्तान से नहीं मिलती थी, सिर्फ हमारे भारत में ही था, और भारत के चारों तरफ की सीमाओं से यह घिरा हुआ रहता था। इस तरह से देखें तो ये एक अलग मुद्दा बन जाता है। पहली बात यह है कि अगर यहाँ की जनसंख्या देखें धर्म के हिसाब से, तो हिंदू की जनसंख्या क्या यहाँ पर बहुत कम है, लेकिन बाकी जगह क्या था, बहुत ज़्यादा था। इसलिए वहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह क्या होगा, यानी कि हिंदू के पक्ष में हुआ, यानी कि हमारे भारतीय संघ के पक्ष में ज़्यादा हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हिंदुओं की संख्या मात्र 20% है, लगभग 20 भी नहीं कह सकते हैं, इससे भी कम ही है। तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा, अब यहाँ पर अगर जनमत संग्रह कराया जाएगा तो फिर मुस्लिम यहाँ पर ज़्यादा है, तो वो तो ज़्यादा पाकिस्तान का ही पक्ष लेंगे। हालांकि कुछ मुसलमान जो है हमारे मतलब कि भारत संघ का भी पक्ष लेते थे, लेकिन इसमें से मैक्सिमम जो है उनकी निष्ठा पाकिस्तान की तरफ ही होती थी। तो फिर यहाँ पर इस बात को देखें तो काफ़ी गड़बड़ी दिख रहा था, यानी कि जनमत संग्रह भी कैसे कराया जाए। लेकिन आगे चलकर क्या इसकी कहानी होती है, आगे इसकी कुल जनसंख्या लगभग 40 लाख थी। कितनी जनसंख्या थी, 40 लाख थे, जिसमें मुसलमान 77% थी। मुसलमान कितने थे, 77% मुसलमानों की संख्या थी। 40 लाख जनसंख्या में 77% मुसलमानों की संख्या बहुत बड़ी संख्या यह है। फिर है कि हिंदू 20%, यानी कि 20% लगभग हिंदू यहाँ पर आते थे, और बाकी सिख एवं बौद्ध लगभग 3% रहते थे। ये यहाँ की क्या हो गई, यानी कि कश्मीर की समस्या क्या होता है, स्थिति यहाँ पर पता चलता है कि वहाँ पर अगर जनसंख्या के हिसाब से लोगों की अगर स्थिति देखें तो किस तरह के धर्म के लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं, कहाँ पर किस धर्म के लोग कहाँ मतलब किस तरह से कम है, कितने परसेंटेज में है, ये आपको क्लियर पता चल रहा है। अब नेक्स्ट हमारा है कि कश्मीर का शासक कौन थे, महाराजा हरि सिंह हिंदू थे। अब यहाँ पर देखिए क्या विडंबना है कि कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह क्या थे, हिंदू थे, लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी में देखें कि यहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या क्या है, बहुत कम है। बाकी 2 हैदराबाद और जूनागढ़ का जो रियासत था, वहाँ पर वहाँ के हेड, यानी कि वहाँ के प्रशासक कहिए, वहाँ के निजाम कहिए, या आप नवाब कहिए, तो फिर वहाँ के नवाब मुस्लिम थे, लेकिन हिंदुओं की संख्या वहाँ पर ज़्यादा थी। लेकिन सीधे उसका उल्टा हो जाता है। अब यहाँ के हेड जो महाराजा हरि सिंह है वह क्या है, हिंदू हैं, लेकिन हिंदुओं की संख्या यहाँ पर क्या है, कम है। इस तरह से देखिए तो इसकी परिस्थितियाँ जो है बाकी 2 रियासतों से बिल्कुल अलग हो जाती है, जो कि हमारा इस रूप में रहा। नेक्स्ट, कश्मीर का शासक महाराजा हरि सिंह, कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह अपनी स्वतंत्र स्थिति को बनाए रखना चाहते थे। ये चाहते थे कि हम अपनी जो कश्मीर है, हमारी रियासत जो है, यह क्या होनी चाहिए, हम इसको स्वतंत्र रखें, ना हम भारत के साथ विलय करें, ना हम क्या कहते हैं, यानी कि पाकिस्तान के साथ विलय करें, हम स्वतंत्र रहें। इस पर दोनों देशों का किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए। और आगे देखते हैं तो है, जबकि पाकिस्तान क्या करना चाहता था, इसे अपने साथ मिलाना चाहता था। पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर हमारे पाकिस्तान में विलय कर ले, यहाँ पर मिलाना चाहता था। सितंबर 1947 में पाकिस्तान द्वारा दबाव डालने पर
पाकिस्तान क्या करता है, बार बार दबाव डालता है किसको, महाराजा हरि सिंह को, अरे क्या कर रहे हैं, हमारे साथ विलय हो जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बार बार दबाव डाल रहा है और हरि सिंह क्या यहाँ पर परेशान हो जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाती है और काफ़ी प्रेशराइज हो जाते हैं। इस तरह से देखें तो पाकिस्तान द्वारा दबाव डालने पर राजा हरि सिंह ने एक अस्थायी समझौता किया। किससे अस्थायी समझौता किया, पाकिस्तान के साथ एक अस्थायी समझौता किया। इनका तो मंशा था कि हम पाकिस्तान के साथ विलय न करें, हम स्वतंत्र ही रहें, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के बार बार कहने पर, उसको प्रेशर देने पर, उसको दबाव देने पर हरि सिंह ने ये डिसीजन लिया कि पाकिस्तान के साथ यार कुछ करना पड़ेगा, तभी ये मानेगा, इतना प्रेशराइज कर दिया है। तो फिर उनके साथ एक समझौता करते हैं। कौन करते हैं, हरि सिंह। कश्मीर और पाकिस्तान के साथ एक समझौता होता है और इसमें इस समझौता को क्या कहा जाता है, अस्थायी समझौता किया जाता है, जिसके आधार पर कुछ यहाँ कंडीशन आती है, कुछ शर्तें आती हैं और उस शर्त को दोनों को मानने के लिए यहाँ पर वचनबद्ध हुआ था। और यहाँ पर देखें तो आगे चलकर हरि सिंह तो उस बात को मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर जो उसकी एक फितरत बनी होती रहती है, ठीक है, हमेशा जो आज भी बनी रहती है, वह उससे शर्त पर यानी कि उससे कंडीशन पर, उस समझौते पर खरे नहीं उतरता है, उस समझौते को क्या कर देता है, तोड़ देता है, जो हमेशा तोड़ते रहता है, ठीक है, ये बात आता है। फिर उसके बाद है, लेकिन पाकिस्तान इस समझौते की शर्तों को तोड़ते हुए राजा पर दबाव डालने हेतु क्या करता है कि सीमा पर झगड़ा करने लगा, लड़ाई करने लगा, कबायलियों को बुलाकर वहाँ पर किसी तरह का वहाँ पर मतलब कि षड्यंत्र रचवाने लगा। और इससे देखकर यहाँ पर हरि सिंह को लगता था कि एक कबायली इलाके वाले जो आकर यहाँ पर सीमा पर जिस तरह की यहाँ पर गोली बारूद कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, इनकी लड़ाई करने की मंशा है, जिस तरह से यहाँ पर कर रहे हैं, तो हमारे कश्मीर के जो लोग हैं, जनता है, वो काफ़ी प्रभावित हो रही है। और यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा थे तो वो भी क्या करती थी, उनको सह देती थी। और इस तरह से देखें तो यहाँ पर हरि सिंह काफ़ी ये परेशान हो जाते हैं। उसके बाद 22 अक्टूबर 1947 को यह इतिहास की बहुत बड़ी ये घटना है। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सैनिकों ने कबायली जनता के रूप में कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। इनको लगा पाकिस्तानियों को कि हम कबायली जनता के रूप में अगर हम कश्मीर पर आक्रमण कर देते हैं तो महाराज हरि सिंह हड़बड़ाकर या घबराकर जो भी है, जैसे भी है, परेशान होकर विलय पत्र पर वह सहमति व्यक्त करेंगे, स्वीकृति देंगे और हम लोग कश्मीर को अपने अंडर कर लेंगे, हम लोग अपने पाकिस्तान के साथ उसका विलय कर लेंगे। इन लोगों की ये मंशा थी। और यहाँ पर देखें तो पाकिस्तानी सैनिकों ने कबायली जनता के रूप में कश्मीर पर आक्रमण किया। डायरेक्ट यहाँ पर कश्मीर की सेना के रूप में नहीं करता है, कबायली जनता के रूप में, यानी कि एक तरह से छिप कर वार करना ये कहलाएगा। और इस तरह से यहाँ पर क्या करते हैं, आक्रमण करता है। उसके बाद यहाँ पर है कि राज्य की रक्षा के लिए, यानी कि कश्मीर राज्य की रक्षा के लिए 24 अक्टूबर 1947 को, इस डेट को याद रखेंगे, 24 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने भारत सरकार से सैन्य सहायता की गुहार लगाई, मांग की कि मुझे सैन्य सहायता चाहिए। भारत सरकार से इन्होंने इस तरह की गुहार लगाया, जिस तरह से कबायली सैनिक वहां पर आकर उनके सीमा में प्रवेश करके, यानी कि देखे तो श्रीनगर के आसपास भी तक पहुंच गए थे और वहां पर पहुंच जाते हैं। तो फिर उन्होंने घबरा कर क्या किया, हरि सिंह ने विलय पत्र पर मतलब की स्वीकृति नहीं दिया। पाकिस्तान के साथ जाने की यहाँ पर देखे तो उनकी मंशा यहाँ पर भी नहीं बनती है, लेकिन फिर भी यहाँ देखे तो भारत सरकार से हिम्मत करके यहाँ पर उनसे मदद मांगते हैं। अब यहाँ देखिए क्या मुद्दा आता है, सैन्य सहायता की मांग की। अब इस सैन्य सहायता की जब मांग करते हैं, अब यहाँ सवाल उठता है कि भारत और पाकिस्तान दो यहाँ राष्ट्र बना हुआ है और यहाँ पर नियम ये बना हुआ था कि कोई भी देशी रियासत है तो वह या तो पाकिस्तान के साथ विलय करे, नहीं तो फिर भारत के साथ विलय करे। और यहाँ पर हरि सिंह की जो कहानी है, कश्मीर का मुद्दा, और वह पाकिस्तान के साथ भी विलय नहीं किए हैं और ना ही भारत सरकार की तरफ विलय किए हैं, ये तो स्वतंत्र रहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जब इन्होंने सैनिक सहायता की गुहार लगाई तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत, अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत तभी अपनी सेना भारत सरकार भेज सकती थी जब राज्य का औपचारिक विलय भारत में हो चुका हो। ये तो विलय हुआ नहीं था,
और इस तरह से सैनिक सहायता ऐसे ही किसी को नहीं भेजा जा सकता था। अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत देखा जाए तो कोई भी किसी भी राष्ट्र के यानी कि देशी रियासत की तरफ अगर भारत सरकार सैनिक सहायता भेजता है तो इसका मतलब है कि वह देशी रियासत क्या है, उसका अभिन्न अंग है, उसका पार्ट है, भारत सरकार का क्या है, पार्ट है। लेकिन ये तो पार्ट था नहीं, क्योंकि विलय पत्र पर यहाँ पर स्वीकृति भी नहीं दिए थे। और इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर अब इंतजार कर रही है भारत सरकार। क्या करेगी, इस विलय पत्र पर इंतजार करेगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार देखा तो भारत सरकार द्वारा सैन्य कार्रवाई यहां पर करना उचित नहीं था। ठीक है, यह विश्व में छवि क्या होती, खराब होती। फिर आगे है महाराजा हरि सिंह ने देखा कि कबायली जो सैनिक हैं कबायली भेष में और जिस तरह से उत्पाद मचा रहे हैं, आगे चलकर इनके राज्य को बहुत बड़ा नुकसान देने वाले हैं। तो फिर इन्होंने क्या किया, महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को भारत में विलय संबंधी प्रस्ताव पर क्या कर दिया, इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। गुहार लगाया कब, 24 अक्टूबर 1947 को। और विलय पत्र पर यानी कि भारत सरकार कहा कि जब तक आप विलय पत्र पर स्वीकृति नहीं देंगे या आप विलय पत्र पर सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक हम सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते, आपको कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से यह गलत होगा। हम गलत कैसे करें। अब यहां पर क्या होता है कि 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने क्या किया, विलय पत्र पर यह क्या किया, सिग्नेचर कर दिया। यानी कि भारत सरकार के विलय पत्र पर देखें तो क्या करते हैं, यानी कि सिग्नेचर कर देते हैं कि हम अब भारत सरकार की तरफ विलय कर रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए। और इस तरह से देखा जाए जैसे ही विलय पत्र पर स्वीकृति मिलती है उसके ठीक अगले दिन यानी कि 26 अक्टूबर 1947 को यहाँ पर यानी कि हस्ताक्षर करते हैं हरि सिंह विलय पत्र पर। और 27 अक्टूबर 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन देखा जाए तो ये क्या थे, यानी कि उस समय गवर्नर जनरल थे और ने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी। इसकी क्या कर दिया, इन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दिया। अब जानते हैं कि गवर्नर जनरल की जो एक भूमिका होती है वो प्रेसिडेंट के समान होती है। और जैसे सैनिक कार्रवाई करना है तो प्रेसिडेंट क्या होते हैं, अगर हम देखें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो हमारे प्रेसिडेंट जो है वह सैनिक कार्रवाई का क्या यानी कि वो हेड होते हैं, यानी कि सैनिकों के वो प्रमुख होते हैं। तो इस तरह से लॉर्ड माउंटबेटन भी क्या था, यहाँ पर सैनिक प्रमुख था और उन्होंने क्या किया था, इसकी स्वीकृति दे दिया, यानी कि इसको अलाउ कर दिया, यानी कि परमिशन दे दिया कि ठीक है कि अब उस पर कार्रवाई किया जाए। हरि सिंह के राज्य को बचाने के लिए अब भारत सरकार ने यहां पर क्या किया, पुलिस कार्रवाई किया। आगे जैसे उसी दिन भारतीय सेना श्रीनगर सहित कश्मीर के बड़े भाग से पाकिस्तान सेना को बाहर खदेड़ दिया। भारतीय सेना जैसे ही पहुंचती है और ये कबायली के भेष में जो सैनिक थी पाकिस्तानी और यहाँ कश्मीर तक आ गई थी, क्या कहते हैं श्रीनगर के पास आ गई थी और श्रीनगर के पास आ जाती है। और जब हमारे भारतीय सेना जब वहाँ पहुँचती है तो बड़ी मार मारती है इनको, यहाँ से खदेड़ती है, सन्नी देओल के स्टाइल में मारती है और मार मार कर इनको फिर बहुत दूर खदेड़ देती है। और इस तरह से देखें तो उसी दिन भारतीय सेना श्रीनगर सहित कश्मीर के बड़े भाग से पाकिस्तानी सेना को बाहर खदेड़ दिया। और खदेड़ने के बाद आगे देखते हैं, यद्यपि राज्य के कुछ हिस्सों पर उनका नियंत्रण बना रहा, यानी कि जिस क्षेत्र को उन्होंने आक्रमण करके उसको जीत लिया था, जीतने का मतलब यहाँ पर यह है कि वहाँ तक वो लोग पहुँच गए थे। और जब भारतीय सेना उसका जब पीछा करती है उसको वहाँ से खदेड़ती है तो खदेड़ने के बाद तो बहुत दूर तक खदेड़ती है, लेकिन फिर भी यानी कि श्रीनगर नहीं कहेंगे, यानी कि कश्मीर का कुछ पार्ट कुछ हिस्सा ऐसा होता है जिन पर नियंत्रण उनका बना रहा, वहां तक भारतीय सेना नहीं पहुंच पाती है। और इस तरह से आगे 31 अक्टूबर 1947 को अस्थायी संकटकालीन शासन का निर्माण किया गया और शेख अब्दुल्लाह को इसका प्रधान नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला को इसका प्रधान नियुक्त किया गया, यानी कि प्रशासन की सबसे पहला हमारा यहाँ पर यानी कि शुरुआत होती है और अस्थायी संकटकालीन शासन शुरू की जाती है। और इसका हेड किसको बनाया जाता है, शेख अब्दुल्ला। ये वहाँ के क्या थे, प्रमुख एक नेता थे, इनको क्या किया जाता है, वहाँ का हेड बनाया जाता है। उसके बाद 1 जनवरी 1949 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या किया, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तानी कबायलियों के कश्मीर पर आक्रमण करने की सूचना दे दी। खास करके देखें
तो हमारे भारतीय सरकार की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, इसकी सूचना किसको दे दिया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दे दिया कि पाकिस्तानी कबायलियों के कश्मीर पर आक्रमण हो गए हैं। ठीक है, अब सुरक्षा परिषद में जाएगा तो अब देखिए मामला क्या होता है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने भी भारत पर आरोप लगाया कि कश्मीर का भारत में विलय अवैध है, यानी कि संवैधानिक नहीं है। उसने ऐसे कैसे विलय कर लिया, हम तो अपने पक्ष में विलय करने वाले थे, उसने कैसे विलय कर लिया, उसको अंदर से मतलब कि वो हिल गया था। ठीक है, यानी कि कश्मीर का विलय पत्र जब होता है और इस तरह से देखें यहाँ पर, तो दूसरी ओर यह क्या आरोप लगाता है भारत पर कि इसने, भारत ने क्या किया, कश्मीर के साथ क्या किया, विलय पत्र पर सिग्नेचर करवा लिया। यह कानूनन नहीं है, यह अवैध है। ठीक है, इसकी स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए और इस बात को यहाँ पर यह आरोप लगाता है। ठीक, और एक तरफ से देखें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसकी मुद्दा भी चली जाती है और उसके बाद जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस समस्या के समाधान हेतु एक आयोग का निर्माण करता है। उस आयोग का नाम है क्या, अंतर्राष्ट्रीय आयोग का निर्माण करता है इस समस्या का समाधान करने के लिए की नियुक्ति की, जिसमें 5 राष्ट्रों ने, 5 विदेशी राष्ट्रों ने राष्ट्रों की सदस्यों की नियुक्ति किया गया। और 5 विदेशी राष्ट्र कौन कौन थे और उनकी देश की सदस्यता यहां पर शामिल की गई है। तो जैसे देखें तो पहला हमारा यहां है चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया है, फिर दूसरा है अर्जेंटीना है, तीसरा अमेरिका है और चौथा कोलंबिया है, 5वां बेल्जियम है। इन 5 देशों के सदस्य के रूप में देखें तो यहां पर नियुक्त किया जाता है, जिस आयोग का नाम क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय आयोग होता है। और इस समस्या को समझाने के लिए यानी कि सुलझाने के लिए आगे कार्रवाई की जाती है। नेक्स्ट, इस कमीशन ने यानी कि राष्ट्रीय आयोग की जो कमीशन बनी हुई थी समस्या को सुलझाने के लिए, इस कमीशन ने 13 अगस्त 1948 को भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करने के सुझाव दी। बोला कि आप पहले क्या करें, युद्ध विराम करें। ठीक है, युद्ध विराम करेंगे तभी इस समस्या का हल होगा। उसके बाद मीटिंग बैठेगी और बैठकी में जो भी एक होगा, एक सामूहिक रूप से एक स्वीकृति लाया जाएगा। लेकिन आगे देखते हैं कि पाकिस्तान ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करने की सुझाव देता है, लेकिन हालांकि भारत मान जाता है, इस सुझाव को भारत मान जाता है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान गोलाबारी जारी रखा। पाकिस्तान जब गोलाबारी जारी रखा तो भारत तो माना था, लेकिन फिर उसको जवाब देने के लिए, पाकिस्तान को जवाब देने के लिए इसने भी क्या किया, इसने भी गोलाबारी जारी रखा। और इस तरह से देखे तो यह आयोग जो बना हुआ था यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आयोग, अब इस समस्या को सुलझाने में क्या होती है, असफल हो जाती है, यानी कि वह सफलता उसको नहीं मिलती है। आगे चलकर जनवरी 1949 को दोनों पक्ष युद्ध विराम के लिए इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि कश्मीर के विलय का अंतिम फैसला जनमत संग्रह के माध्यम से किया जाएगा। पाकिस्तान ये जानता था इस बात को कि कश्मीर में सबसे ज़्यादा अगर बहुमत में देखें, मेजॉरिटी में देखें तो मुस्लिम है और मुस्लिमों की निष्ठा, बहुत सारे मुस्लिमों की निष्ठा उसकी तरफ है और जनमत संग्रह कराया जाएगा और वोट के हिसाब से अगर यहाँ पर निर्णय लिया जाए तो हमारे ही पक्ष में होगा। इसलिए इस युद्ध विराम को एक ही शर्त पर वह रोकता है कि यहाँ पर अंतिम निर्णय यहाँ पर क्या होगा, जनमत संग्रह कराया जाएगा और जनमत संग्रह में जो निर्णय लिया जाएगा उसी के आधार पर यहाँ पर डिसीजन होगा, यानी कि कश्मीर को कहाँ पर किस तरह से उसका विलय पत्र होगा। फिर आगे देखते हैं कि जनमत संग्रह कराने के माध्यम से फिर उस पर क्या होता है, युद्ध विराम लग जाता है। नेक्स्ट, जनमत संग्रह के शर्तों को पूरा करने के लिए एक अमेरिकी एडमिरल चेस्टर निमित्ज, नाम क्या है, चेस्टर निमित्ज, अमेरिकी एडमिरल है, संयुक्त राष्ट्र का प्रशासक नियुक्त किया गया। लेकिन क्या होता है, यह भी असफल होता है। जनमत संग्रह जब कराया गया और जिस तरह के वहां पर कंडीशन दिया गया था उस तरह से पाकिस्तान भी मानने को तैयार नहीं था और भारत भी मानने को तैयार नहीं था। और इस तरह से देखा जाए तो चेस्टर निमित्त की प्रयास जो है क्या है, वह असफल हो जाती है। नेक्स्ट आगे देखें तो अप्रैल 1950 ईस्वी में सुरक्षा परिषद ने सर ओवेन डिक्सन को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया, लेकिन ये भी क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। ये भी जनमत संग्रह नहीं करा पाते हैं और धीरे धीरे ये भी असफल हो जाते हैं। और इस तरह से देखें तो बार बार यहाँ पर अगर देखें तो यूएनओ के माध्यम से इस समस्या का समाधान के लिए बार बार यहाँ पर मीटिंग बैठ रही है।
तरह तरह के यहाँ पर प्रतिनिधि आ रहे हैं, लेकिन प्रतिनिधि के आने के बावजूद भी, यहाँ पर मीटिंग बैठने के बावजूद भी कोई समस्या का हल यहाँ पर नहीं हो रहा है और मुद्दा ये आगे बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट, अप्रैल 1951 में यानी कि सर ओवेन डिक्सन भी असफल हो जाते हैं, तो लास्ट में क्या होता है, अप्रैल 1951 में सुरक्षा परिषद ने डॉक्टर फ्रैंक ग्राहम को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया, लेकिन ये भी क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, ये भी असफल हो जाते हैं, मतलब समस्या का समाधान अभी भी क्लियर नहीं हुआ। नेक्स्ट, आगे चलकर 1951 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा की बैठक होती है। जम्मू कश्मीर के एक संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की बैठक होती है कि जम्मू कश्मीर का क्या किया जाए, अब संविधान बनाया जाए। आगे चलकर इसकी बैठक होती है तथा वर्ष 1954 में राज्य की संविधान सभा ने, जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा जो बैठक हुई थी 1951 में, और जब संविधान बन जाती है उसके बाद यह क्या होता है, 1954 ईस्वी में राज्य की संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में विलय की पुष्टि कर दिया। इसने क्या कर दिया, भारतीय संघ में विलय की पुष्टि कर दिया कि हम भारत सरकार की तरफ ही जाएंगे और भारत सरकार की तरफ ही हम विलय पत्र पर अपनी पुष्टि करते हैं, हम स्वीकृति देते हैं, हम भारत सरकार की तरफ जाएंगे। और इस तरह से देखें यहाँ पर, तो फिर अब यहाँ पर यानी कि जो मुद्दा था वह मुद्दा वहीं के वहीं पड़े रह जाता है और इस तरह से विलय की पुष्टि कर देता है। यानी कि कौन कर देता है, संविधान सभा ने इसकी विलय की पुष्टि कर देता है। उसके बाद है जैसे 26 जनवरी 1957 को नए संविधान लागू होता है। कहां पर, जम्मू कश्मीर में नए संविधान लागू होता है और नए संविधान लागू हो जाने के बाद संविधान सभा क्या करती है, अपने आप को भंग कर देती है। यानी कि संविधान सभा की बैठक जो हुई थी संविधान सभा का निर्माण करने के लिए, और जब संविधान सभा का निर्माण हो जाता है और कब 1957 में 26 जनवरी 1957 में इसको जब लागू किया जाता है, और वो भी देखिए 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसको जब लागू किया जाता है, तो फिर संविधान सभा ने जिस उद्देश्य से बना था और उद्देश्य जब पूरा हो गया तो अपने आप को क्या कर लेती है, भंग कर लेती है। नेक्स्ट नोट में देखें तो 1949 के युद्ध के समय पाकिस्तान ने कश्मीर का लगभग 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। क्षेत्र पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, लेकिन जिसमें से 72,935 वर्ग किलोमीटर यानी कि स्क्वायर किलोमीटर पर अभी तक क्या है, वह बरकरार है। फिर बाकी कहां गया, तो बाकी है कि 5,180 स्क्वायर किलोमीटर 1963 में यानी कि 1963 ईस्वी में चीन को यह क्या किया, दे दिया। आपको पता है कि 63 में क्या करता है, ऐसा काम ये करता है कि इतना पार्ट जो है वह क्या कर देता है, चीन को दे देता है। कौन दे देता है, पाकिस्तान दे देता है, जो अपने कब्जे में किया हुआ था। और चीन जो है जस्ट 1 साल पहले हमारे भारत के साथ क्या किया था, युद्ध भी किया था। ये देखें तो चीन का आक्रमण भी हुआ था 1962 में, और उस समय यह दोनों अपने आप में मित्र बना हुआ था। और इस मित्रता को निभाने के लिए इसने क्या किया, 5,180 स्क्वायर किलोमीटर 1963 में चीन को क्या कर देता है, यह दे देता है। उसके बाद पाकिस्तान के उस कब्जे वाले कश्मीर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसे पीओके जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में स्थित थी। तो इस तरह से देखें तो ये हमारे सारे फैक्ट होते हैं जो हमारे कश्मीर रियासत से यानी कि जम्मू कश्मीर रियासत से संबंधित था। और इस तरह से इसी तरह का और भी अगला फैक्ट यानी कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का बहुत सारा और भी फैक्ट है, जिसको जानने के लिए और भी मतलब कि इसके फैक्ट को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके आप इसको शेयर करिए, बेल आइकन बटन भी दबाइए। थैंक यू।